23 है मुहावरे और चैप्टर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और इसमें सामान्य अर्थ का बोध न करा करके विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। तो सामान्य अर्थ का बोध न करा करके विशेषण अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं और इन्हें वाग्धारा भी कहते हैं। कुछ इन्हें में मुहावरे में उनके अर्थ निम्न प्रकार से हैं। मुहावरा और अर्थ है जैसे अंधेरे का उजाला होना एकमात्र सहारा है। अंधेरे के साथ में बटेर लगना, अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को भी कोई भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना, मेरे अंगारों से खेलना, खतरा मोल लेना, अक्ल के पीछे लाठी लेकर फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ऐसे अंग अंग ढीला होना यानी बहुत ही थकना, अंगार उगलना यानी कि जली कटी सुनाना और क्रोध में कठोर वचन कहना, फिर है अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, फिर है अपना राग अल्पाना यानी कि अपने मतलब की बात कहना, नेक्स्ट है अकल का पूरा यानी कि मूर्ख और अकल का पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि से काम न लेना, अंग अंग मुस्काना यानी बहुत ही प्रसन्न होना, अकल चरने जाना यानी बुद्धि करना होना, अपना समूह लेकर के रह जाना यानी लज्जित होना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना, और अपन मुंह मियाँ मिट्टू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, और अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना होता है अपनी हानि स्वयं करना, और नेक्स्ट अकल का दुश्मन यानी मूर्ख ना समझ, और अपना राग अल्पाना होता है अपनी बात पर अड़े रहना, अक्ल का पुतला रहता है बुद्धिमान, और अंचल पसारना यानी भीख मांगना, आंखें चुराना होता है अनदेखा करना, और आंखें चार होना आमने सामने होना, आंखें दिखाना क्रोध से देखना, आंखें फेरना बदला जाना और प्रतिकूल होना, और आंखें पथरा जाना देखते देखते थक जाना, आंखों का काटा होना यानी बुरा लगना, आंखों का तारा यानी अति प्रिय बहुत ही प्यारा होना, आंखों पर बैठाना आदर करना, फिर आंखों में धूल झोंकना होता है धोखा देना, आंखों का पानी ढलना निर्लज बन जाना, और आंसू पी कर के रह जाना यानी कि आधी के आंसू पी करके रह जाना, मन ही मन दुखी होना, और आंधी के आम होना यानी कि बहुत ही सस्ती वस्तु मिलना, और आंखें बिछाना होता है प्रेम से स्वागत करना, आंख उठाना क्रोध से देखना, आंखें खोलना होश आना और वास्तविकता का ज्ञान, और आंखों से गिरना आदर समाप्त होना, आंखों पर पर्दा पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना, आंख बंद करके काम करना ध्यान न देना, आंखों में रात काटना रात भर जागे ते रहना, आँच ना आने देना यानी हानि ना होने देना, आंसू पोंछना धीरज देना, आकाश पाताल एक करना अत्यधिक परिश्रम करना, आटे दाल का भाव मालूम यानी वास्तविकता का ज्ञात होना, और आग पानी का बेर यानी स्वाभाविक शत्रुता, आसमान पर चढ़ना बहुत ही अभिमान करना, और आग से खेलना होता है खतरनाक काम करना, आग बबूला होना बहुत ही क्रोध करना, आग आड़े हाथों लेना, खड़ी खड़ी सुनाना, और आपे से बाहर होना अत्यधिक क्रोध से काबू न रहना, आकाश का फूल अपर्याप्त वस्तु आसमान पर उड़ना होता है अभिमानी होना, और आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती, आंसू पी जाना यानी भीतर ही भीतर हो दुख प्रकट करना, और फिर इधर उधर की लगाना चुगली करना, इधर उधर की हंकना व्यर्थ की गप्पे मारना, ईंट से ईंट बजाना नष्ट करना या टक्कर लेना, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद ही मिलने वाला व्यक्ति, और उधेड़ पुणे सोच विचार और उल्टी गंगा बहाना विरोधी बात करना, उड़ती चिड़िया पहचानना किसी बात को दूर से ही समझना, अत्यधिक अनुभवी होना, और उल्लू बनाना होता है मूर्ख बनाना। और नेक्स्ट है उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाना चलाना, उंगली उठाना होता है दोष निकालना, उठा न रखना कमी न छोड़ना, और उंगली पकड़ कर के पहुंचा पकड़ना यानी तनिक सा सहारा पाकर के सारे पर अधिकार करना, एक लाठी से हाँकना, सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करना, एक आंख से देखना होता है समान दृष्टि से देखना, एक एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत ही परिश्रम करना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी सब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, और एक हाथ से ताली न बजाना, किसी एक पक्ष का दोष न होना, और एक 11 होने की संगठन में ही शक्ति है, एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना, किसी भी कार्य के लिए भी सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है, फिर एक आंख न भागना या बहाना यानी तनिक भी अच्छा न लगना, होंठ बचावाना होता है क्रोध प्रकट करना, कटी पतंग होना निराश्रित होना, कच्चा चिट्ठा खोलना होता है रहस्य बात छिपे हुए दोष बताना, कच्ची गोली खेलना अनुभवी न होना, और कलेजा ठंडा होना संतोष होना, कले खुलना होता है पोल खोलना, और कमर कसना किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ में करना, कठपुतली होना है दूसरे के इशारे पर चलना, कलेजा थामना दुख सहने के लिए भी कड़ा करना, और नेक्स्ट कमर टूटना यानी कि हतोत्साहित होना, हिम्मत समाप्त होना, और कब्र में पैर लटकाना मृत्यु के समीप होना, कंधे से कंधा मिलाना पूरा सहयोग करना, कंठ का हार होना अत्यंत प्रिय होना, कंगाली में आटा गिरा करीबी में और अधिक हानि होना, और कच्ची गोलियां खेलना होता है अनुभव की कमी होना, कड़वे घूट पीना कष्टदायक बात का सहन कर जाना, कलेजा छलनी होना बहुत ही दुखी होना, और कलेजा निकाल करके रख देना सब कुछ समर्पित कर देना, कलेजा फटना यानी ऐसे नहीं दुख होना, और कलेजा मुंह को आना होता है दुख बहुत ही दुखी होना, फिर है कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्रिय होना, और कलेजे पर पत्थर रखना चुपचाप सहन
करना या धीरज रखना, फिर कलेजे पर सांप लौटना होता है, ईर्ष्या से जलना, कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना, कांटे कांटे बिछाना होता है, मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, कागज काले करना यानी व्यर्थ लिखना, काठ पर उल्लू यानी अत्यंत ही मूर्ख, और कान खड़े होना, असावधान होना, कान पर जू न रेंगना, असर न होना, और कान में फूंक मारना यानी प्रभावित करना, कान भरना, चुगली करना, कान लगा करके सुनना, ध्यान से सुनना, कानों में तेल रुई डालना, ध्यान न देना, काम आना यानी युद्ध में मरना ना, और काम तमाम करना, मार देना, काया पलट कर देना, बिल्कुल बदल जाना, कालिक पोतना, बदनाम करना, कागज की नाव अस्थायी क्षणभंगुर, कान कतरना, बहुत ही चतुर होना, कान का कच्चा हरी, हर किसी बात पर भी विश्वास करने वाला, फिर एक आगे घोड़े दौड़ाना नहीं, बहुत ही पत्र व्यवहार करना, किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ते रहना, कीचड़ उछालना, बदनामी करना, कटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना, खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, खाक में मिलाना, नष्ट कर देना, ख्याली पुलाव पकाना, कपोल कल्पनाएं करना, खालाजी का घर, आसान काम, खाक छानना, बेकार घूमना, खिचड़ी पकाना यानी गुप्त रूप से योजनाएं बनाना, और खून का प्यासा, भयंकर दुश्मनी या भयंकर शत्रु, खून का कूट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहन करना, खून सूखना, डर जाना, खून खोलना, जोश में आना, खून पसीना एक करना, बहुत ही परिश्रम करना, गंगा नहाना, बड़ा कार्य कर देना, और गद बनाना मैंने की पीटना, गर्द उठाना यानी विरोध करना, गले का हार बहुत प्यारा, और गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को दोहराना। इसी प्रकार से आगे है गर्दन पर सवार होना यानी पीछे पेड़े रहना, गाल बजाना यानी डींग मारना, गाँव और गांठ बांधना यानी अच्छी तरह से याद रखना, गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि बहुत ही जल्दी अपनी बात से बदलना, गीदड़ भभकी यानी कि व्यर्थ की धमकी, और गुल खिलाना यानी नया कार्य करना, ऐसा कार्य करना जो कि दूसरों को उचित न लगे, फिर एक गोबर गणेश होना यानी निरा मूर्ख होना, और गेहूं के साथ में घुन पिसना यानी एक दोषी के साथ में उसके संग रहने वाले निर्दोष और भी संकट आना, और फिर एक गोदड़ी का लाल होता है निर्धन परिवार में जन्म गुणी व्यक्ति, फिर एक गुड़ गोबर होना यानी बना बनाया कार्य बिगाड़ देना, गूलर का फूल होना होता है दुर्लभ व्यक्ति या फिर वस्तु, फिर एक घर फूंक करके तमाशा देखना, अपना नाश करके मस्ती में रहना, और घड़ों पानी पड़ना होता है बहुत ही लज्जित होना, और घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अस्थिर अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, और घर में गंगा बहाना, बिना कटाई के कोई वस्तु प्राप्त होना और सुविधा होना, और वह फिर घास खोदना, व्यर्थ समय गंवाना, और घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, और घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, घुटने टेकना, हार मान लेना, और घोड़े बेच करके सोना, गहरी नींद में सोना, चलती चक्की में रोड़ा अटकना, कार्य में बाधा डालना, चांदी होना यानी कि लाभ ही लाभ होना, और चादर से बाहर पैर पसाना, आमदनी से अधिक खर्चा करना, चादर तान कर सोना, निश्चिंत होना, और चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, और 4 दिन की चांदनी अस्थायी सुख और विभव का क्षणिक होना, और चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति के विकास स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना, और चिकना गड़ा होना होता है कोई प्रभाव न पड़ना, और बेअसर और चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके धोखा देना, खुशामद करना, और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घरवा जाना, और चैन की बंसी बजाना, निसुख से रहना, और चुल्लू भर पानी में डूबना यानी शर्म महसूस करना, और चोली दामन का साथ यानी घनिष्ठ संबंध, फिर छक्के छुड़ाने यानी बुरी तरह से हरा देना, छठी का दूध याद आना यानी कि बहुत ही दुख का अनुभव करना, और छप्पर फाड़ करके देना होता है बिना प्रयास के संपत्ति मिलना, फिर छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सहन करना, और छाती पर सांप लौटना, बहुत ही ईर्ष्या होना, जलती आग में कूदना, विपत्ति में पड़ना, जहर का गुड़ पीना, क्रोध न प्रकट होने देना, अन्याय सहन करना, और जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में पड़ना, जान पर खेलना, स्वयं को भी संकट में डालना, जी भर जाना यानी हृदय विद्रवित होना, जीती मक्खी निकलना, जानबूझ करके कोई अनुचित काम करना, जूते चाटना, खुशामद करना, झोली बढ़ना, अपेक्षा से अधिक दे देना दे देना, और टका सा जवाब देना यानी दो टूक उत्तर देना, टांग अड़ाना यानी हस्तक्षेप करना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, शक्ति से कार्य सिद्ध करना, और टूट पड़ना यानी सहस आक्रमण कर देना, और टोपी उछालना यानी अपमान करना, ठन ठन गोपाल यानी निर्धन व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, ठंडा पड़ना यानी क्रोध शांत होना, ठिकाने आना, ठीक स्थान पर आना, ठोकर खाना, हानि उठाना, टंका बजाना, प्रभाव जमाना या घोषणा करना, ढेर करना यानी मारकर गिराना, तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, और तितर बितर हो जाना यानी बिखर का भाग जाना, तिल का ताड़ करना यानी बातों को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके कहना, तूती बोलना यानी कि बहुत ही प्रभाव होना, तेली का बेल होना यानी सदा काम करते रहना, और थाली का बैंगन यानी हानि लाभ देख करके पक्ष बदलने वाला सिद्धांतहीन व्यक्ति, दबे पाँव चलना ये होता है ऐसे चलना जिससे कि चलने की कोई आहट ना हो, और दांत काटी रोटी होना यानी कि घनिष्ठ मित्रता होना, और दांत उखाड़ना यानी कि कड़ा दंड देना, और दांत पीसना, क्रोध करना, दांत खट्टे करना, हराना या नीचा दिखाना, और दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना।
इसी प्रकार से दामन पकड़ना यानी कि सहारा लेना, दाल न गलना यानी सफल ना होना, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना, दाहिना हाथ यानी कि बहुत ही बड़ा सहायक और दिन फिरना होता है, भाग्य पलटना, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना, दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्य को पाने की चेष्टा करना और दो टूक जवाब देना यानी साफ साफ उत्तर देना, दृष्टि फेरना यानी अप्रसन्न होना, धूल फांकना यानी व्यर्थ में भटकना, धरती पर पाँव न पड़ना यानी अभिमान से रहना, नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी बहुत ही साफ रहना, नानी याद आना यानी कि कठिनाई में पड़ना, 9 दिन चले 2.5 कोस यानी बहुत धीमी गति से कार्य करना, पेट बांध कर रहना यानी कि भूखे रहना और पेट में रखना यानी कि बात छिपा कर के रखना, पैर उखड़ना यानी कि भागने पर विवश होना और पैर जमीन पर न टिकना यानी प्रसन्न होना, अभिमानी होना और बाल पकना यानी कि अनुभवी होना, बाल की खाल निकालना यानी बहुत तर्क वितर्क करना, मक्खन लगाना यानी चापलूसी करना, मुंह तोड़ जवाब देना यानी बदले में करारी चोट करना, मुट्ठी में होना है वश में होना और मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना और रफू चक्कर होना यानी भाग जाना, रंग उड़ना यानी घबरा जाना, रंग में भंग पड़ना यानी खुशी में बाधा पड़ना, रंगा सियार होना है कि धोखा देने वाला, राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, रोड़ा अटकाना यानी बाधा डालना, लकीर का फकीर होना, प्राचीन परंपराओं को सख्ती से मनाने वाला और लट्ठू होना यानी मोहित होना, और लहू का घूट पी करके रह जाना, व्यवस्था से अपमान सहना, लाल पीला होना, दो क्रोध करना, क्रोधित होना, लुटिया डुबोना यानी कि कार बिगाड़ देना, लोहा मानना यानी दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना, लोहे के चने जमाना यानी कि बहुत तेज संघर्ष करना, वेश उगलना यानी द्वेषपूर्ण बातें करना। और इस प्रकार से सब्ज बाग दिखाना होता है, लोभ दिखा करके बहकाना, सांप को दूध पिलाना, दुष्ट की रक्षा करना, सांप सुंदर की गति बनाने की दुविधा में होना, सिर उठाना, विद्रोह करना, सिर खोखली ओखली में देना नहीं, जानबूझ कर की मुसीबत मोल ले लेना, सिर पर कपन बांधना यानी प्राणों की चिंता न करना, सिर पर चढ़ाना यानी अत्यधिक मनमानी करने की छूट देना, सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता समाप्त होना और सिर आंखों पर उठाना यानी कि बहुत ही सम्मान करना, सिर पर पाँव रख करके भागना यानी तेजी से भागना, सिर धुलना यानी कि पछताना, सोने से सुहागा होना यानी अच्छी वस्तु का और अधिक ही अच्छा होना, हाथ पर हाथ डालना यानी कि आराम करना, हाथों के तोते उड़ना यानी कि घबरा जाना, हाथ पांव फूलना यानी कि डरना या घबराना, हाथ का मैल यानी साधारण चीज और हाथ खींचना, सहायता न करना, पीछे हटना, हाथ कट जाना, परवश होना, हाथ में करना यानी कि अपने वश में करना, हवा पलटना, समय बदल जाना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, हवा हो जाना, गायब हो जाना, हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को पहचानना, हवा लगना, असर होना, हवाई किले बनाना, ऊंची ऊंची कपोल कल्पनाएं करना, हथियार डालना, हार मान लेना, हथेली पर सरसों उगाना, कम समय में अधिक कार्य करना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, हाथ फैलाना, मांगना और हाथ धोकर के पीछे पड़ना, पीछा न छोड़ना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना, बिना कार्य के बैठे रहना, हाथ साफ करना, चुरा लेना, हाथ पाँव मारना, प्रयास करना, हाथों के तोते उड़ाना यानी कि अचानक घबरा जाना, हाथ को हाथ न सूझना यानी कि घना अंधेरा होना और हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बाहर हो जाना। दैट्स ऑल। अब इसमें अभ्यास से एक निर्देश नीचे कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, वह उस प्रत्येक के 4 विकल्प करते हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं लोकोक्तियों के। प्रश्न था पहला इसमें कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है उत्तर मूर्ख होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है उत्तर है इसका सदैव एक सी स्थिति में। नेक्स्ट है शक्तिशाली को जीव विजय अर्थ वाली लोकोक्ति है उत्तर है इसका जिसकी लाठी उसकी भैंस। और नेक्स्ट है जाको जाके साइया मार सके ना कोई अस्थिरता के कारण इसका उत्तर है और नेक्स्ट है प्रश्न इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला शक्तिशाली की विजय की अर्थ वाली लोकोक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और नेक्स्ट प्रश्न है अस्थिरता के कारण कहीं का ना रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है उत्तर है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट अपने मरे बिन स्वर्ग नहीं का अर्थ है उत्तर है स्वयं प्रयत्न करने पर ही कार्य बनता है। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार का अर्थ है उत्तर है जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट है घर की खांड किरकिरी लागे हर का गुड़ मीठा का अर्थ है उत्तर है घर की मुर्गी दाल बराबर। और नेक्स्ट है प्रश्न गुड़ खाए गुलगुलों पर परहेज करे लोकोक्ति का अर्थ है यानी कि ढोंग करना। और नेक्स्ट है नई घोषण कंडों का तकिया लोकोक्ति का अर्थ है उत्तर इसका अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा अजीब हरकत करना। नेक्स्ट है अत्यधिक बलवान व्यक्ति से भिड़ जाना अर्थ वाली लोकोक्ति है उत्तर है कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है दोस्ती बराबरी। नेक्स्ट है प्रश्न रोटी के बदले रोटी की
रोटी का, छोटी का, मोटी का अर्थ है उत्तर है सभी लगभग एक ही है होना। नेक्स्ट है प्रश्न अपराध कोई करे और दंड कोई भुगते का अर्थ होगा वाली लोकोक्ति है। उत्तर है कि वेश्या का दंड फकीर को। नेक्स्ट है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी का अर्थ है। उत्तर है सभी अवगुणों से युक्त। नेक्स्ट है इमली के पात पर बारात का डेरा का अर्थ है। उत्तर है थोड़े साधन बड़ी बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन नाम के अनुरूपी कार्य न करना अर्थ का प्रकट करने वाली कहावत है। उत्तर ऊंची दुकान फीका पकवान। ऐसे हटी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थ का प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। उत्तर पत्थर को झोंक नहीं लगती है। और नेक्स्ट है प्रश्न सार कम आडंबर अधिक अर्थ वाली लोकोक्ति है। उत्तर थोता चना बाजेगा ना। नेक्स्ट है अकस्मात कार्य होना अर्थ वाली कहावत है। उत्तर है बिल्ली के मुंह भागों छींका टूटा। नेक्स्ट है सदा समान रहना अर्थ वाली लोकोक्ति है। उत्तर सावन हरे न भादो सूखे। और नेक्स्ट है प्रश्न जंगल में मोर नाचा किसने देखा का अर्थ है। उत्तर एक स्थान पर कार्य करना जिसका कि किसी को लाभ ना होना। नेक्स्ट है प्रश्न कूद कूद का मछली बुगले को खाए कहावत का अर्थ है। उत्तर है विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है संपत्ति के सभी लोग सगे होते हैं के अर्थ को प्रकट करने वाली कहावत है। उत्तर है इसका चांदी देखे चांदना सुख देखने सुख देखे व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न ना अंधे को न्योते ना दो जने आते लोकोक्तियों का अर्थ है। उत्तर है ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती। और ऐसे कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। उत्तर है पानी पीकर के जाति पूजना। नेक्स्ट है प्रश्न दे पानी में आग दमालो दूर खड़ी लोकोक्ति का अर्थ है। उत्तर है कलेश का बीज पोकर के तमाशा देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अटका बनिया देत उधार लोकोक्ति का अर्थ है। उत्तर मजबूरी में दबना ही पड़ता है। नेक्स्ट है बाबा जी की दाढ़ी ताबीज में जाना लोकोक्ति का अर्थ है। उत्तर है परोपकारी को हानि ही होती है। नेक्स्ट है वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। उत्तर कि चूहे के ज्याजे बिल ही खोदे। और नेक्स्ट है प्रश्न कि नंग बड़े परमेश्वर हो कहावत का अर्थ है। उत्तर है छोटा मुंह बड़ी बात। और नेक्स्ट है समृद्ध को नहीं दोष गुसाई कहावत का अर्थ है। उत्तर है धनी का कौन धनी। नेक्स्ट प्रश्न है जाके पैर फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। उत्तर जिसे खुद कभी कष्ट ना हुआ हो उसे दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्ख जहाँ जाएगा वहीं ठगा जाएगा के अर्थ वाली उक्ति है। उत्तर भेड़ जहाँ जाएगी वहीं मूंड जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्दई सुस्त गवा चुस्त कहावत का अर्थ है। उत्तर जिसका काम हो वही कुछ ना करे। और नेक्स्ट प्रश्न जबरदस्ती गले पड़ना के अर्थ वाली कहावत है। उत्तर मान न मान में तेरा मेहमान। और नेक्स्ट है प्रश्न पांचों उंगलियां घी में कहावत का अर्थ है। उत्तर इसका हर तरह से लाभ होना। नेक्स्ट नेकी और पूछ पूछ यानी उक्ति का अर्थ है। उत्तर भलाई में पूछना क्या। और नेक्स्ट प्रश्न पहले अपना काम संभालना जाता है अर्थ प्रकट करने वाली कहावत है। उत्तर अपनी दाढ़ी की आग बुझाना। नेक्स्ट प्रश्न बड़े लो बोल का सिर नीचा कहावत का अर्थ है। उत्तर है घमंडी को नीचा देखना पड़ता है। नेक्स्ट है लाभ के बजाय और हानि हुई अर्थ वाली कहावत है। उत्तर है कोई नहीं इसमें सिर मुड़ाते ओले गिरना कंगाली में आटा गीला और हाथ में तोते उड़ना इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है नाम बड़े और दर्शन छोटे कहावत का अर्थ है। उत्तर झूठी प्रसिद्धि। और नेक्स्ट है बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं कहावत का अर्थ है। उत्तर है खतरे का काम दूसरे को सौंपना। और नेक्स्ट है माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ का अर्थ है। उत्तर है धनी को और धन मिलना। नेक्स्ट है जो कार्य धीरे धीरे होता है वह अच्छा होता है इससे संबंधित लोकोक्ति है। उत्तर है इसका सहज पके सो मीठा। और नेक्स्ट प्रश्न है पाकर पत्थर की लकीर उक्ति का अर्थ है। उत्तर है वचन का पक्का। नेक्स्ट है मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत ही होती है अर्थ वाली कहावत है। उत्तर डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट है 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का अर्थ है। उत्तर है बहुत धीमी प्रगति। नेक्स्ट है कहानी के ब्याह में 100 झगड़े कहावत का अर्थ है। उत्तर बाधा पर बाधा आते जाना। नेक्स्ट है कथावत शब्द का तद्भव शब्द है। उत्तर कहावत। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य और पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली वाक्यों को कहते हैं। उत्तर गंभीर कथन। ऐसे केवल वाक्य में ही अर्थ प्रकट करे उसे कहेंगे। उत्तर लोकोक्ति। दरअसल अब आता है नेक्स्ट चैप्टर क्रिया अकर्मक सकर्मक एवं मूल पूर्वकालिक क्रियाएं। क्रिया क्रिया का अर्थ होता है कि काम का करना या फिर होना। क्रिया से सदैवी कार्य का बोध होता है। क्रिया वाक्य का आवश्यक अंग है और इसे विधेय कहा जाता है। जैसे कि वह सदा सत्य है बोलता है और इस वाक्य में वह उद्देश्य कथन तथा सदा सत्य बोलता है विधेय कथन है। और ये क्रिया बोलता और विधेय कथन का अंग ही है। बिना क्रिया के विधेय कथन की कल्पना नहीं की जा सकती और क्रिया कर्म निम्नानुसार 3 प्रकार की बनती है। एक तो इसमें धातु से जैसे कि पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना और संज्ञा से जैसे कि हाथ
संज्ञा में आ व ना जोड़ने से हथियाना, और विशेषण से जैसे कि चिकना, और विशेषण में आ व ना प्रत्यय जोड़ने से चिकनाना। जैसे हिंदी में अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती हैं। धातु में ना यानी कृदंत प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, और सामान्य क्रिया से में से ना प्रत्यय हटा देने से भी शब्द को जो रूप रह जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, और सो प्लस ना यानी सोना, और खा ना प्लस खा प्लस ना, और चलना चल प्लस ना, और जाना जा प्लस ना। पहले परंतु यदि किसी शब्द ऐसे कार्य या व्यापार का बोध ना होता हो तो अंत वाले शब्द ही भी क्रिया नहीं कहला सकते हैं। जैसे उन्होंने 10 तोला सोना खरीदा है, यहाँ पर सोना शब्द संज्ञा है, और लड़का एक आंख से काना है, यहाँ पर काना विशेषण शब्द है। जैसे हमारे पास में फौलादी सीना है, यहाँ सीना संज्ञा शब्द है, और मटर में दाना पक गया है, यह दाना संज्ञा शब्द है। उत्तरे दवा खाना बंद हो गया है, और यहाँ दरवाजा संज्ञा शब्द है। जैसे कभी कभी क्रिया का असाधारण रूप संज्ञा का काम करता है, ये तब वह क्रिया नहीं है। जैसे सुबह का नहाना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, और हंसना एक कला है। जैसे महापुरुषों को भला बुरा कहना देश का अपमान करना है, और बुढ़ापे में टहलना एक अच्छा व्यायाम है। उपयुक्त वाक्यों में नहाना, हंसना, कहना तथा टहलना, उपयुक्त वाक्यों में नहाना, हंसना, टहलना क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई हैं, और अतः यहाँ पर ये शब्द क्रिया नहीं है। जैसे क्रिया के भेद हैं। क्रिया को कर्म, काल, रचना, अर्थ आदि के आधार पर भी अनेक रूपों में विभाजित किया जाता है। क्रिया के ये भेद इस प्रकार से हैं। पहला तो सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, फिर है तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा है द्विविधि क्रिया, और पांचवा द्विकर्मक क्रिया, और छठा है अनेकार्थक क्रिया, और पांचवा है द्विकर्म, सातवां है सहायक क्रिया, आठवां संयुक्त क्रिया, नौवां है पूर्वकालिक क्रिया, और दसवां नाम धातु क्रिया आदि। उपयुक्त भेदों में से क्रिया के दो भेद ही मुख्य माने जाते हैं। वह है पहले तो सकर्मक तथा दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ कर के कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन कार चलाता है, सीता ढोलक बजाती है, मीरा पत्र लिखती है, बंदर केला खाता है। उपयुक्त वाक्यों में चलाना, बजाना, लिखना, खाना क्रियाओं का पर इनके कर्ता पर न पढ़कर कर्म यानी कार, ढोलक, पत्र व केला पर पड़ रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं सकर्मक हैं, और सकर्मक क्रियाओं के लिए भी निम्न 3 बातें आवश्यक हैं। यह है कर्म का उपस्थित होना, और वह है कर्म के बिना भाव स्पष्ट न होना, तथा सह क्या प्रश्न काल्पनिक करके भी उसके उत्तर रूप में भी कर्म ही की प्राप्ति, यानी जैसे चिड़िया उड़ती है और उड़ना क्रिया का फल करता और चिड़िया पर है, और यहाँ कर्म अपेक्षित नहीं है, और बिना कर्म के ही क्रिया का भाव स्पष्ट है। अतः यह अकर्मक क्रिया। और इसी प्रकार से बंदर केला खाता है, वाक्य में केला कर्म और उपस्थित है, तथा क्या खाता है काल्पनिक प्रश्न का उत्तर ही प्राप्त होता है। और केला यदि कर्म केला को हटा दिया जाए तो बंदर खाता है और से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, अतः यहाँ पर खाता सकर्मक क्रिया है। फिर नोट, निम्न स्थिति में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता कार्य स्वयं ही इच्छा से न करके दूसरे की प्रेरणा से करे, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि वह सीता से भी पत्र लिखवाती है, और यहाँ पर लिखवाती प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मूल रूप से भी सकर्मक या फिर अकर्मक में से कोई भी हो सकती है, लेकिन प्रेरणार्थक बनकर के वे समकर्मक ही रहेगी। जैसे मुझे अपना कोट ड्राई क्लीनर से धुलवाना पड़ा, वह अपना गृह कार्य मीरा से करवाता है, और मोहल्ले का कचरा जलवाना पड़ा, शिक्षक ने छात्रों से पाठ रटवाया। इन वाक्यों में धुलवाना, करवाना, जलवाना, रटवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, और ये सभी सकर्मक हैं। क्या धुलवाना पड़ा, कोट क्या करवाता, और गृह कार्य क्या जलवाना, और कचरा में भी ही उत्तर रूप में भी कर्म ही है। ऐसे जब अकर्मक क्रिया अपने ही धातु रूप से बना हुआ या फिर मिलते जुलते सजातीय कर्म के साथ में प्रयुक्त होती है, तब वह सकर्मक हो जाती है। जैसे कि दौड़ दौड़ना, हंसी हंसना, लड़ाई लड़ना, और बुनाई बुनना। आपको तो झूठी हंसी हंसना आता है, वह रोज लंबी दौड़ दौड़ता है, गरीब रोजाना पेट की लड़ाई लड़ता है। इन वाक्यों में हंसना, दौड़ना, लड़ना आदि आक्रामक होते हुए भी सकर्मक रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। फिर आक्रामक क्रिया में जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वाक्य का अर्थ बिना कर्म के स्पष्ट हो जाता है, उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं द्वारा किए गए कार्य को सीधा फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, हाथी नहाता है, और घोड़ा दौड़ता है। उपयुक्त सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं होने पर भी वाक्य का अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है, और अर्थ है उड़ता और सोता, नहाता, दौड़ता आक्रामक क्रिया है। और हिंदी में तैरना, उड़ना, नहाना, जागना, बोलना, सोना, रोना, धोना, टहलना, चमकना, उगना, भागना, थूकना, छींकना, खांसना आदि शब्द प्राय आक्रामक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आक्रामक क्रियाओं के भेद हैं। आक्रामक क्रियाओं के 3 भेद हैं। एक तो स्थित्यर्थक या फिर अवस्था बोधक पूर्ण आक्रामक क्रिया,
यह क्रिया स्थिरता का बोध कराती है और तथा बिना पूरक पद या फिर कर्म के पूर्ण अर्थ देती है। जैसे ताजमहल आगरा में बना, हाथी सो रहा था, वह बैठी है, जीवन पानी की बूंद है और वह छत पर है और राम दिल्ली में है। और ये अकर्मक क्रियाएं भी स्थिति, अवस्था और अनुमति अथवा दशा का बोध कराती हैं। फिर गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। ये क्रिया कर्ता को गतिशीलता का बोध कराती है और पूर्ण लेकिन पूर्णार्थ के लिए किसी पूरक पद या फिर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे तोता उड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है, विमान जा रहा है, नदी बह रही है, चिड़िया चाह रही है, रेल चल रही है। इन वाक्यों में बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट हो रहा है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया इन क्रियाओं के साथ में किसी भी कर्म की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन पूरक पद की आवश्यकता अवश्य होती है। कालवाचक सहायक क्रिया पाए इसी श्रेणी में आती है। जैसे वह था, सवेरा हुआ, अन्ना स्वस्थ है और सूरज निकला। नोट: क्रिया का अकर्मक व सकर्मक रूप ही उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। कर्मक क्रिया भी प्रयोग में समर्थक हो सकती है तथा सकर्मक का प्रयोग अकर्मक के रूप में भी हो सकता है। कुछ क्रियाएं दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होती है, जैसे कि क्रियाओं को उभय विधि यानी द्विविधि कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में जब किसी भी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वह पहले प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जहाँ एक कार्य समाप्त होकर के दूसरा कार्य किया जाता है, जैसे मैं अभी खाकर के चला हूँ। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया का मूल रूप होती है या फिर उसके साथ में कर या फिर करके का प्रयोग होता है। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया। अन्य उदाहरण: बेटा पाठ पढ़ कर के खेलो और उसने खेल कूद और पढ़ कर के विश्राम किया। और नेक्स्ट है, वह नहाकर के चला गया, मोहन लड़कर के आया, मैंने चल के देखा और उसने चक्कर के देखा। उपयुक्त वाक्यों में नहाकर, लड़कर, चल के तथा चक्कर के पूर्वकालिक क्रिया यदि दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो ऐसी स्थिति में पूर्वकालिक न होकर के क्रिया विशेषण होगी। जैसे राम सोकर के पढ़ता है, यहाँ पर सोकर पूर्वकालिक क्रिया न होकर के क्रिया विशेषण है। पूर्वकालिक क्रिया एक तात्कालिक क्रिया भी है कहलाती है और जहाँ एक क्रिया की समाप्ति के अनंतर एक दूसरी पूर्ण क्रिया का संपन्न होना पाया जाए वहाँ पर पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। ये धातु के अंत में ते प्रत्यय लगा करके उसके आगे ही जोड़ने से बनती है। जैसे मेरे पहुँचते ही वह रो पड़ा। इस वाक्य में पहुँच धातु के अंत में ते प्रत्यय लगा तथा उसके बाद ही लगाने से तात्कालिक क्रिया बनी। उदाहरण के लिए, भोजन करते ही वह सो गया, रामू जहर खाते ही मर गया। और नेक्स्ट है अनेकार्थक क्रियाएं और इसमें मर गया और फिर क्रियाओं के अन्य भेद भी हैं। द्विविधि क्रियाएं: जो क्रियाएं सकर्मक व अकर्मक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होती हैं द्विविधि क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बालक खेलता है, अकर्मक; बालक कबड्डी खेलता है, सकर्मक; वह गाता है, अकर्मक अर्थ यह है कि वह गायक है और वह लिखता है, अकर्मक अर्थ यह है कि वह लेखक है और वह गजल गाता है, सकर्मक; और वह पत्र लिखता है, सकर्मक। द्विकर्मक क्रियाएं: जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ में दो कर्मों की अपेक्षा रहती हो उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ाई। इस वाक्य में पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है और यहाँ एक और कर्म की आवश्यकता है जो कि किसे पढ़ाई। अतः यह वाक्य निम्न प्रकार से ठीक हो सकता है कि मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। और यहाँ पर पढ़ाई द्विकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक क्रियाओं में पदार्थ का बोध कराने वाला कर्म मुख्य कर्म तथा प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता है और इसमें प्राय विभक्ति का प्रयोग गौण कार्य के साथ होता है। जैसे मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। इस वाक्य में आप गौण कर्म व तमाशा मुख्य कर्म है। और मैं इसी प्रकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार है कि उसने उसे 100 रुपए दिए, राम ने हरि को पुस्तक दी, शेर ने बंदर को अपना शिकार बनाया। और नेक्स्ट है, अब आएगा अनेकार्थक क्रियाएं।